बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सईद बलोच साहब, पहले हमने वीडियो की थी जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब पे कि 10 नवंबर उनके लिए फ़ैसला कुन साबित हो सकती है। एक तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनने अपना जवाब जमा कराना था जो उन्हें नोटिस हुआ था। दूसरी जानब खुसूसी अदालतें ख़त्म करने वाला केस था, उसकी हेयरिंग हुई। अब ख़बर आती है कि 20 तारीख को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास फिर तलब कर लिया गया और तलब भी किया गया है खसूसी तौर पर जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब ने जो नोटिस का जवाब जमा कराया। 18 सफ़ात आपने भी पढ़े होंगे वो जो आए थे। अब होगा क्या 20 तारीख को जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब के साथ होगा क्या? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखिए, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब का जो जवाब उन्होंने जमा करवाया है, मेरे ख्याल में वो बहुत मुनासिब है। बहुत सारे हमारे कुछ साफ़ी दोस्त हैं वो कहते हैं जी कि मुज़ाहिर नकवी साहब ने वो बड़ा बचकाना किस्म का अपना जवाब जमा करवाया है। तो देखिए, सवाल ये है कि जो लोग जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब के ख़िलाफ़ है ना, वो नकवी साहब सोने के पानी से भी नहा धो के आ जाए ना तो उन्होंने फिर भी कहना है कि नहीं, वो उन्होंने राज़ी नहीं होना। इसलिए जो उस साइड के लोग हैं वो कभी भी इस बात पर वो इत्तफाक नहीं करेंगे कि मुज़ाहिर नकवी साहब ने भाई देखें, एक बंदे को एक लीगल जो अपॉर्चुनिटी है या जो एक ऑप्शन है, एक सहूलत कानून अगर उसे दे रहा है तो उसको अगर वो यूटिलाइज़ कर रहा है उसको, तो ये फिर खिलाफ कानून कैसे है, ये गलत कैसे है? हमारे यहाँ तो होता ये है कि एक चीज़ लीगली कानूनी तौर पे वो अलाउ है, उसकी इजाज़त है, लेकिन शायद समाज में किसी वजह से लोग वो करते हुए झिझकते हैं तो फिर वो कह दिया जाता है यार कि ये तो देखें अच्छी नहीं है। भाई क्यों अच्छी नहीं है? जो चीज़ कानून के मुताबिक दुरुस्त है वो अच्छी है। वो लोगों को पसंद आए ना आए वो एक अलग बात है। कानून आपका देखिए, कानून बनता है आपके पूरे समाज को देखते हुए। तो कानून अगर नकवी साहब को ये इजाज़त देता है कि वो उन 3 जजेज़ के ऊपर एतराज़ उठा सकते हैं जिनके बारे में वो ये समझते हैं कि ये उनके मुतल्लिक एक जानिबदाराना किस्म का रवैया या जानिबदाराना सोच रखते हैं, तो फिर इसमें उनको ये हक़ है कि वो इसके ऊपर एतराज़ करें। मौजूदा चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस चल रहा था और उसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, तो उन्होंने उस वक्त जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाज़ुल एहसन के ऊपर एतराज़ उठाया था और कहा था कि अगर मुझे ओहदे से हटाया जाता है तो फिर मेरे जाने के बाद इन दोनों जज साहिबान को फ़ायदा होगा, 6-6 महीने इनको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो इसलिए इन दोनों जज साहिबान को मेरा केस नहीं सुनना चाहिए। भाई आपने एक मफरूज़े की बुनियाद पर 2 जजेज़ के ऊपर इस तरह का संगीन इल्ज़ाम लगा दिया। क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि वो अगर आपका केस सुनते तो वो लाजमी आपके साथ यही तासुब बरतने की कोशिश करते कि किसी तरीके से इसको हटाओ यार, वरना 6-6 महीने हमें भी जो है वो दोनों को एक्स्ट्रा मिल जाएंगे? तो सर इस तरह तो नहीं होता। लेकिन आपके पास जिन्होंने शिकायत किया उनको भी बुलाया, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? सामने सामने होंगे। देखें, मामला ये है, क्वेश्चनिंग होगी। देखें लग तो कुछ ऐसा ही रहा है, क्योंकि जो गुज़श्ता प्रेस रिलीज़ जारी हुई थी ना काउंसिल इजलास की, उससे तो यही तासुर हमें मिला था कि उस दरख्वास्त शिकायत कुनंदा आमना मलिक लाहौर हाई कोर्ट से की वो एडवोकेट है उनके बारे में, और कि उनको बुलाया गया और वो आके एक तो मज़ीद शवाहिद देंगी अपनी दरख्वास्त से मुतल्लिक, और फिर जस्टिस सरदार तारिक मसूद अपने जो उनका एक मौक़िफ़ है उसके बारे में वो शिकायत कुनंदा को वजाहत करेंगे या उनको अपनी समझे कि एक तरह से सफाई देंगे। तो देखें कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इन सीनियर जज साहबान के सामने एक दरख्वास्त गुजार एडवोकेट बैठा हो, अब ये तो ऐसी बात होगी कि 4 पोस्ट डॉक्टरेट प्रोफेसर बैठे हों और एक बेचारा FSC करके एक बच्चा यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए जाए और वो उससे जाके सीधा रॉकेट साइंस के बारे में सवाल जवाब शुरू कर दे, तो वो बेचारा क्या उसका आगे जवाब देगा, या उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा? तो मेरे ख्याल में ये आमना मलिक साहिबा को जो शिकायत कुनंदा थी जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़, उसको बुलाकर मेरे ख्याल में तो यही है कि उसको दबाव में लाया जाएगा, और वो दबाव में आके वो उनसे कोई गलती भी हो सकती है, मुमकिन है कि वो उस वक्त कुछ दबाव का शिकार हो जाएं और वो कुछ बोलने में या बात करने में उनसे कुछ गलती कर बैठें। तो 100 तरह की बातें होती हैं। अगर अदालत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये समझती थी कि इजाफ़ी दस्तावेज़ात चाहिए तो वो इजाफ़ी दस्तावेज़ात जैसे दीगर को अदालत ने काउंसिल ने हुक्म दिया उसी तरह उनको भी कह देते, वो आपको भिजवा देते। ज़ाती तौर पर बुलाकर इस तरह बैठ के सफाई देना, क्या जो मुकदमात होते हैं वो उसके फ़ैसले इसी तरह होते हैं अदालतों के अंदर कि आप मुलज़िम को
मुद्दई के सामने बुला के सफाई देने दें और कहें देखें जी मैंने आपकी चोरी नहीं की, मैं आपको सफाई देता हूँ, मैं इस जगह पे था, तो क्या मुकदमा आप इसकी बुनियाद पे खारिज कर देंगे? किसी सूरत इस तरह नहीं होगा। का मुकदमा होना कानून के मुताबिक वो ख़त्म होगा, जो लीगल प्रोसीजर उसका बनता है उसके मुताबिक होगा। तो फिर आप दरख्वास्त गुजार को, शिकायत कुनंदा को सरदार तारिक मसूद साहब के बारे में उनसे मुतल्लिक कह रहे हैं कि आप ज़ाती हैसियत में पेश हो, तो फिर आप नकवी साहब के भी बुला लेते हैं, उनको भी कहते हैं कि भाई आप भी आएं। शौकत सिद्दीकी साहब ने भी तो दरख्वास्त दिया कि अर्ली समाअत की जाए उसकी। देखें उनकी दरख्वास्त जो है ना वो जी वो भी जज ही थे, लेकिन उनका मामला कुछ और था। नकवी साहब का जो मामला है वो उसमें एसेट्स का है बिल्कुल, और एसेट्स भी देखें कि ये इल्ज़ामात जो हैं वो लगाए गए हैं पाकिस्तान बार काउंसिल और मुस्लिम लीग नून के जो लॉयर्स विंग के वकला हैं उनकी जानिब से, और इनकी जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं। जब साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब थे तो वो ये कहते थे कि महज बार के इल्ज़ामात की वजह से मैं किसी जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करूँगा। अब देखें कि जो मौजूदा जज हैं ना, चीफ जस्टिस हैं फेडरल शरीयत कोर्ट के इकबाल हमीदुर रहमान, ये जब जज थे ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और मेरे ख्याल में बाद में ये सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए थे, मुझे शायद गलती अगर मुझसे ना हो तो ये जब जज थे तो इनके खिलाफ भी इसी तरह एक बार एसोसिएशन की जानिब से शिकायत आई थी। मेरे ख्याल में जब ये जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तो उस वक्त इनके खिलाफ शिकायत आई थी। दो जज थे, एक अनवर कासी साहब थे जो बाद में चीफ जस्टिस भी बने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, हटाया भी गया, उनका भी केस जी। और तो ये देखे कि इकबाल हमीदुर रहमान साहब के खिलाफ जब आई तो वो इतने दिल बर्दाश्ता हुए कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। पर्क्स मिल जाते हैं। नहीं, वो जब रिज़ाइन कर दिया ना और बाद में वो काउंसिल ने इंक्वायरी की, तहकीकात सारी की, तो वो बेगुनाह साबित हुए। तो इस वजह से यार वो लाहौर हाई कोर्ट के एक जज इरफान भी तो आए थे जिनका पनामा में नाम आया था। जी वो उन्होंने भी वही वो भी देखें, जहाँ पर अगर किसी जज की गलती हो तो फिर तो वो समझ आती है, वो कहता है कि जी दफ़ा मारें, रिज़ाइन करें और अपने जो पर्क्स चलें आपने शर्त तो जो 20 लाख की पहली शर्त पूरी, जो पर्क्स उनके बनते हैं वो उनको मिल जाएंगे, मराद मिलेंगी, तकरीबन 80 के 90% पेंशन जो है वो तनख्वाह के बराबर वो बाद में इनको मिलती है, वो भी मिलेगी। बाकी जो लवाजमात हैं वो भी सारे मिलेंगे। कानून देखे कितना अजीब है, अगर वो इल्ज़ामात लगते हैं, खुद रिज़ाइन कर जाते हैं तो पर्क्स मिलेंगे। जी अगर साबित हो जाता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उन्हें फारिग कर दिया तो फिर पर्क्स नहीं मिलेंगे। भाई ये कौन सा इंसाफ है? देखें बिल्कुल ये तहकीकात होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। और देखें कि अगर एक जज वाकई करप्ट है और वो रिज़ाइन करके चला जाता है तो वो करप्ट जो है जज वो रिटायरमेंट के बाद वो आवाम के पैसे के ऊपर बोझ होगा, वो तकरीबन 10-12 लाख 15 लाख रुपए पेंशन भी लेगा, वो 2000 यूनिट बिजली भी इस्तेमाल करेगा, स्टेटस भी लेगा, जब उसको कहीं प्रोटोकॉल की ज़रूरत होगी तो वो प्रोटोकॉल भी लेगा, तो ये सारी कुछ होंगी। लेकिन ये इसमें इस्लाहात की ज़रूरत है। अब काजी साहब कहते तो हैं कि वो इस्लाहात करेंगे, अगर वो इस हवाले से इस्लाहात करते हैं तो मेरे ख्याल में उनके जो ये होगा ना एक कैरियर का अगर सबसे बड़ा कोई उसको उनको समझे कि एजाज़ की अगर वो बात करेंगे तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरामीम, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से कुछ रूल्स फ्रेम करना, और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सुप्रीम जुडिशल कमीशन के जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके रूल्स और पैरामीटर्स तय करना कि कौन से जज आएंगे, कैसे उनकी एलिवेशन होगी, कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो किसी जज के देखे जाएंगे, और उनकी बुनियाद पर उसका मेरिट तक जो है वो तय किया जाएगा और फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जाएगा। अगर काजी साहब ये चीज़ें कर जाते हैं तो मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में एक पायनियर के तौर पे याद रखे जाएंगे, क्योंकि बहुत कम ऐसा हुआ है कि कोई जज आके इस तरह की इस्लाहात करे जिससे ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि नीचे तक उसके असरात जाएंगे। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के इख्तियारात अगर रेगुलेट होते हैं, जुडिशल कमीशन के हवाले से होते हैं, तो फिर जो सूबाई सतह पे जो हाई कोर्ट्स हैं फिर वो भी उन पर भी दबाव आएगा, फिर वहाँ पर भी वकला और जो दीगर जज साहबान हैं वो मुतालबात करेंगे। तो इस तरह एक जो इस्लाहात का प्रोसेस है वो शुरू होगा और वो ऊपर से नीचे तक जाएगा, तो उससे यकीनन पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का उसमें भला होगा, बेहतरी होगी। लेकिन मामला यहाँ पर अब ये है कि क्या जस्टिस मज़हर नकवी साहब के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो सच्चे भी हैं या नहीं है। क्योंकि इस वक्त अगर हम बार की जो सियासत हो रही है उसको देखें तो उसमें वाज़े तौर पर नज़र आता है कि मुस्लिम लीग नून इसमें मुकम्मल तौर पर इन है। मुस्लिम लीग नून ये कोशिश कर रही है कि जजेस के ख़िलाफ़ इस तरह की जो दरख्वास्तें हैं, ये शिकायत पसंदीदा जजेस के खिलाफ
जी जी बिल्कुल, नापसंदीदा जजेस और जस्टिस मज़हर नकवी नापसंदीदा 3 जजेस में से एक थे जिनकी तस्वीर जलसों के अंदर चलाई गई। और आप ये भी देखें कि जस्टिस मज़हर नकवी के ख़िलाफ़ जो शिकायत एक भेजी गई थी वो मुस्लिम लीग नून के उस वकील की जानिब से भेजी गई थी। और आप ये भी देखें कि अभी आज भी कुछ ज़राए से हमें ये ख़बरें मिली हैं कि जस्टिस मज़हर नकवी के ख़िलाफ़ और जस्टिस और जो उनके मुखालिफ जज साहबान हैं उनके हक़ में बयानियाँ चलाने के लिए मुस्लिम लीग नून शायद उसने जो है वो कोशिशें शुरू कर दी हैं। और उनका अब बयानिया मेरे ख्याल में अब ये बनेगा कि मुस्लिम लीग नून जो उनकी तरफ झुकाव रखने वाले जजेस हैं वो उनको ये बावर कराने की कोशिश करेंगे कि आप जस्टिस मज़हर नकवी साहब के ख़िलाफ़ अगर कोई कार्रवाई करते हैं तो हम आपके पीछे खड़े हैं, आपको किसी किस्म की घबराने की या दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। आज भी मैं एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था तो वहाँ से कुछ हमें इशारे ऐसे मिले हैं कि मुस्लिम लीग नून के जो वकील हैं वो अब इस हवाले से एक्टिव हो चुके हैं। और अब इसमें पाकिस्तान बार काउंसिल की भी उनको मुकम्मल सहूलियात और मुआवनत हासिल होगी, क्योंकि पाकिस्तान बार काउंसिल पर अगर आप देखें तो मुस्लिम लीग नून का ही उसमें हमें गलबा नज़र आता है। मुस्लिम लीग नून के ही साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब और एहसन बून जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं, उनका उसके ऊपर बहुत सख्त ग्रिप है। आसमा जहांगीर ग्रुप के ऊपर आप उनका बड़ा होल्ड है। और आप देखें कि जो PTI के जो हिमायत याफ्ता वकील थे, उम्मीदवार थे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में, उसको हरवाने के लिए जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने इसमें मदाखलत की, पैसे का इस्तेमाल हुआ, ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। और इनका मकसद सिर्फ यही है कि जो वकला के ताकतवर इस तरह के तंजीमें हैं, वकला तंजीमें जैसे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो गई, पाकिस्तान बार काउंसिल है या दीगर जो सूबाई बार काउंसिल या बार एसोसिएशंस हैं, वहाँ के वकला को साथ मिलाया जाए, PTI के वकीलों को तोड़ा जाए, उनको उनका जो वो क्या कहते हैं कि उनको बदल किया जाए, उनको उन पर दबाव लाया जाए। क्योंकि आप देखें कि इमरान खान साहब ये तो कह चुके हैं कि हम आइंदा आम इंतखाबात में वकीलों को टिकट देंगे, तो फिर ये देखें कि ये चीज़ें सारी कनेक्ट होती नज़र आती हैं। और अब बाकायदा तौर पर मेरे ख्याल में अब ये इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है कि जस्टिस मज़हर नकवी के ख़िलाफ़ अब मुस्लिम लीग नून बाकायदा तौर पर एक्टिव हो चुकी है। वो जस्टिस मज़हर नकवी के ख़िलाफ़ तो शायद अब वो उनके ख़िलाफ़ वो मुहिम चलाएंगे ही चलाएंगे, उसके साथ साथ फिर वो उन जजेस के हक़ में भी चलाएंगे जो जस्टिस मज़हर नकवी के मुखालिफ हम ख्याल जिनको हम कह सकते हैं। और इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आप देखें तो 3 जज साहबान हैं जिनके ऊपर मज़हर नकवी साहब ने एतराज़ किया। 2 वो हैं जो ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन का हिस्सा थे, और मेरे ख्याल में बिल्कुल वैलिड ये एतराज़ है, क्योंकि अगर वो 2 जज साहबान इस बात के ऊपर मुत्तफिक थे कि देखें जी ये ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि वो पहले से उनका एक माइंड बना हुआ है कि मज़हर नकवी साहब की वो जो ऑडियो है वो मुबैना तौर पे वो दुरुस्त भी हो सकती है। वो इस बात पर भी नहीं गए थे कि क्या जो ऑडियो जारी की गई थी वो कानूनी, उसकी इस तरह रिकॉर्डिंग करना कानूनी तौर पर दुरुस्त है या नहीं है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं। और मेरे ख्याल में अगर ये तीनों जज साहबान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से अलग नहीं होते तो फिर पहले मज़हर नकवी साहब को ये चाहिए कि वो इन 3 जजेस के अलग होने के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करें और कहें कि ये जजेस जो हैं ये इसका हिस्सा नहीं होने चाहिए। और फिर अगर उसके बाद उनके ख़िलाफ़ फैसला आता है तो फिर वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की पूरी कार्रवाई को ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दें, उसके ऊपर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा करें, और इस तरीके से जो उनका एक हक़ है वो उसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और साबिक चीफ जस्टिस जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं काजी फ़ायज़ ईसा साहब, जब उनके खिलाफ सदारती रेफरेंस आया था तो उन्होंने भी यही किया था, उन्होंने काउंसिल की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। और बाद में आप देखें कि उन्होंने अपने असासे भी ज़ाहिर नहीं किए, जो अदालती सवालात थे उन्होंने उसके भी जवाब नहीं दिए। उन्होंने उनका और उनकी अहलिया का एक मुश्तरका फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट सामने आया, जब उसके बारे में सवाल किए गया तो उन्होंने उसके भी जवाब नहीं दिए। और देखें कि ना उन्होंने अपने असासों के बारे में तफसीलात बताई, ना उन्होंने जवाब दे थे, और मौक़िफ़ उनका ये था कि मेरे बीवी बच्चों के असासों का मैं जवाब दे नहीं है, वो बालिग हैं। तो ये देखें कि बड़े लोग किस तरीके से कानून की मोशगाफियाँ जो हैं, जो खामियाँ हैं, उनका फ़ायदा उठाते हुए कभी वो ज़िग ज़ैग करते हुए इधर उधर निकल जाते हैं, और गरीब बेचारा जो है वो चंद 100 और चंद हज़ार रुपए की करप्शन में वो कई साल जेलों में सड़ता है। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।